बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल। आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, उसमें इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इस वक्त अगर सिफारती ताल्लुकात की बात की जाए, पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो फरवरी का महीना और 2024 का साल जो है वो इंतखाबात का साल है। लेकिन इस साल में होने वाली हैपनिंग और साल के आगाज़ में जो चीज़ें हुई हैं उसको आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हरमीत पाजी को भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। सुबह बखैर हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बात आपने दुरुस्त की कि एक तरफ इलेक्शन है, दूसरी जानिब बॉर्डर के आस पड़ोस में मामलात कहीं ठीक नज़र नहीं आते हैं। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि हर तरफ हर महाज पर, चाहे वो अंदरूनी हो बैरूनी हो, हर तरफ हर महाज पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को। और हरमीत, जिससे हमने कल अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, ईरान की जानिब से जो फ़िज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है, ना सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट किया गया बल्कि शाम और इराक़ भी शामिल है। लेकिन पिछले 48 घंटे में जो ख़बरें मौसूल हो रही हैं, अगर हमारे अपने मीडिया की बात की जाए या इंटरनेशनल मीडिया की बात की जाए, तो इस पर दीगर ममालिक जो है उन्होंने अपना स्टांस तो यकीनी तौर पर दिया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो ईरान ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी की है, उस पर अब पाकिस्तान का लाहेअमल क्या होना चाहिए, ये एक सवालिया निशान है। आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हरमीत हमने बात करनी है उसके बारे में पिछले चंद सालों में काफ़ी बातचीत की जा रही है, लेकिन फिर भी अगर हम ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो वहाँ पर उस तरह से बात नहीं की जाती है। अलबत्ता प्राइवेट सिटिंग में बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि नौजवान नस्ल जो है कितनी बड़ी तादाद में नशे की जानिब बढ़ रही है, और रुझान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। सम टाइम फैशन के तौर पर, और सम टाइम आपकी जो कंपनी होती है, आपकी सोहबत इस तरह से होती है कि आपको कन्विंस कर लिया जाता है इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ फैशन की जद में आती है, फैशन के ज़ुमरे में आती है, तो यू शुड गिव अ ट्राई। बट ऑल दो अगर हम बात करें पाकिस्तान की आबादी की, तो पाकिस्तान की बड़ी आबादी चूँकि नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 70 लाख से ज़ायद अफराद इस वक्त नशे के आदी हैं। और एक एवरेज जो निकाली है, जो फैक्ट एंड फिगर्स हमारे पास आए हैं, उसके मुताबिक हर रोज़ की बुनियाद पर 700 अफराद सिर्फ नशे की वजह से जान की बाजी हार देते हैं, जो कि एक हैरान कुन फैक्ट एंड फिगर है। और इस पर सबसे बड़ा मसला ये है सोहा कि अगर हम देख रहे हैं, हमने ट्रेंड चलाया था, हमें याद है उसमें हमारे साथ सुमेर भी थी जो पब्लिक न्यूज़ में थी, और ट्रेंड चलाने के बाद हमने उस वक्त जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो हमने उनको इतना मजबूर किया कि टैक्सेशन जो है, इस पर टैक्स बढ़ा दिया जाए सिगरेट पे। लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि धोखा देने में ना हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो सियासतदान है, हमारा जो सिस्टम है, वो किसी से पीछे नहीं है। यानी हमसे वादे किए गए और बहुत सारे काम हुए, और बहुत सारे काम अभी जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स इस वक्त मीडिया पे आई है वो इंतहाई सनसनीखेज है। इस वक्त तकरीबन 42 मिलियन का जो टैक्स के हवाले से बात की गई, हमने टैक्सेशन की है, वो झूठ पर मबनी है, और वो गलत स्टैंप, ऐसे स्टैंप लगाए हैं कि हमने ये टैक्स लागू किया है। और अगर आप अंदाजा लगा लें कि सेनेट में एक सेनेटर उठता है, पूरे सेनेटरों को सिगरेट थमाता है और बताता है कि सिगरेट जो है वो कितना अच्छा है क्योंकि उसकी फैक्ट्री है। तो ये सबसे बड़ा मसला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरमीत। अबव ऑल इन सब चीज़ों सबसे ऊपर चीज़ जो है वो ये है कि तालीमी इदारों में कहा जाता है कि ये रुझान बढ़ता चला जा रहा है और नशावर अशिया के इस्तेमाल में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखा गया है। तो ये बात ही वो है जो कि प्राइवेट सेटिंग में बहुत ज़्यादा की जाती है कि आखिर वहाँ के स्टूडेंट्स जो कि पढ़ने के लिए तालीमी इदारों का, यूनिवर्सिटीज़ का रुख करते हैं, किस तरह से वो ये कारोबारी कहा जा सकता है जो कि शुरू कर लेते हैं, और सबको पता होता है यूनिवर्सिटी में कि किस बच्चे को क्या चाहिए और वो कहाँ से मिलेगा। तो ग्राउंड रियलिटी दरअसल ये, इस पर डिटेल में हम बात कर लेते हैं। सारा नदीम साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, हमारे नफ्सियात हैं, इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा। Welcome salam, thank you so much for inviting me. Thank you so much for being here, good to see you. डॉक्टर साहब बताइएगा, इनिशियली जब मैंने इसका आगाज़ किया सब्जेक्ट का, तो सबसे एक मेन मसला जो है वो ये होता है कि अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में नशा व अशिया के इस्तेमाल की बात करते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि नौजवान नस्ल जो कि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा तनासुब है, किस तरह से खुद या दोस्तों की जानिब से या हमारे इन्वायरमेंटल चीज़ें जो हमारे राइट लेफ्ट चल रही हैं उसकी वजह से कन्विंस हो जाते हैं टू टेक दीज ऑल जो ड्रग्स होती हैं? ओके, एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अरसे से चलती आ रही है। ये तो अब सोशल मीडिया और एवोल्यूशन का दौर है कि हम लोग इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। जबकि एडिक्शन जो है एक ऐसी चीज़ है जिससे जान नहीं छुड़वाई जा सकती। वो क्यों? क्योंकि इसकी एक बार आदत लग जाए तो इट्स लाइक अराउंड 5 to 10% लोग होते हैं जो वाकई इससे रिलैप्स नहीं होते और इससे बिल्कुल रिड कर लेते हैं अपनी लाइफ से। अच्छा, अब ये है कि एडिक्शन लेने का मज़ा क्यों आता है? क्योंकि हमारे ब्रेन में 2 हार्मोन्स होते हैं
यूफोरिया और हैप्पीनेस, हमारी जो हैप्पीनेस और प्लेजर हार्मोन्स होते हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से एडिक्शन जो है हमें बड़ी अच्छी लगती है. नशा वो कोई भी हो, वो चर्स हो, वो शराब हो, वो कोई भी नशा हो, वो इवन सिगरेट का भी नशा हो, हमारी हैप्पीनेस और प्लेजर हार्मोन्स को जब इंक्रीज होता है, तो जब वो इंक्रीज होता है तो हमें ऑब्वियसली एडिक्शन बहुत अच्छी लगती है और हमें ऐसा लगता है दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट इट. तो अब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में यंगस्टर्स की अगर हम बात करें, उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यंगस्टर्स इसकी तरफ रुख लेते हैं, और वो क्या है? टू गेट हाई, to show that they're very cool. It's a It's actually a very fact. It's actually a very big fact कि ये जो हमारे नौजवान हैं वो समझते हैं that it's very cool. सब कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हम फिट इन नहीं हो सकेंगे अपनी सोसाइटी में. डॉक्टर सारा, अगर हम देखें जो चीज़, चलो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में कभी इश्तिहारात चलते थे और फिर मुख्तलिफ NGOs वगैरह ने जो है कदम उठाया इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने, और वो मामला रुक गया. सबसे बड़ा मसला आपको नहीं लगता कि अगर हम देखते हैं कि भाई फिल्म का कोई हीरो है, ले लेते हैं मिसाल, अभी एक फिल्म आई थी एनिमल, जिसमें रणबीर कपूर जो है बार बार सिगरेट स्मोक कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि फिल्म का बहुत ज़्यादा असर इस नौजवानों पर होता है? और मैं जब इन यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, आसपास ये हट्स जो बने होते हैं, तो ख़वातीन है कश लेती हैं, मज़ा लेती है, तो ये मज़ा लेने वाला सीन जो है, क्या इस फिल्म ने भी इनको ज़्यादा मुतासिर किया है? कंटेंट जो हम देख रहे हैं अपने सोशल मीडिया, मूवीज़, ड्रामाज, ये शुरू से चलता आ रहा है. ये ऐसा नहीं है कि ये अब स्टार्ट हुआ है, ये शुरू से चलता आ रहा है. और मैं समझती हूँ नौजवान नस्ल, बल्कि इनको हम सबसे आगे होना चाहिए, बिकॉज दे आर स्टडीइंग, दे आर गेनिंग न्यू नॉलेज. और अगर वो इन चीज़ों से मुतासर होना शुरू हो जाएं तो फिर यहीं पे ही हमारा तो डेड एंड है. अगर यूथ यहीं से ही मुतासर होना शुरू हो जाए तो दैट इज़ द डेड एंड. मैं समझती हूँ हर इंसान अपना एक दिमाग लेके पैदा होता है, हर इंसान के अंदर अकल होती है. अब अगर वो अकल का गलत इस्तेमाल करे तो फिर वो टोटली उस पर डिपेंड करता है. वो फिर नौजवान हो, वो फिर मिडिल एज हो, वो फिर ओल्ड एज हो, इट डजंट मैटर. एडिक्ट्स तो हमारी हर एज रेंज में मिलते हैं. अब एनिमल मूवी हो जाए या कोई भी हो जाए, आई थिंक एवरीथिंग इज प्रमोटिंग दिस. हमारे अपने घर के बड़े भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं, बिकॉज वी ऑल हैव सच मेंबर्स इन आवर फैमिली हु स्मोक, हु डू अदर थिंग्स लाइक दीज. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, जो एडिक्शन की आप बात कर रहे हैं, बड़े आम अल्फाज में अगर हम उसे कहें तो यकीनी तौर पर गलत नहीं होगा कि एक लत है एक चीज़ की, और उससे बहुत मुश्किल होता है अपने आप को. यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस, बट स्टिल आप ट्राई करते हो. अब ट्राई करने वाले जो इदारे हैं, रिहैब सेंटर्स बहुत बड़ी तादाद में हैं. हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी को अगर एडमिशन दिया भी जाता है, वहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, वहाँ पर किस तरह से काम किया जा रहा है, जो इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन NGOs काम कर रही हैं, उस पर आप क्या समझते हैं कि काम उस तरह से हो रहा है कि कम से कम इस मसले को एड्रेस करके अवेयरनेस ही जनरेट की जा सके? हम तो इसके सोल्यूशन की तरफ जा ही नहीं रहे फ़िलहाल. अच्छा, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स अगैन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, एंड सभी पॉजिटिव चेंज की तरफ होते हैं. सिर्फ कुछ आप कह लें कि थोड़े नहीं इस तरफ होते हैं, देयर जस्ट सिटिंग देयर टू अर्न मनी, ठीक है. लेकिन बाकी बहुत हद तक 95% रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो जेन्युइनली इन पे काम कर रहे हैं. और काम किस तरह होता है कि हर डिपेंड करता है जो भी एडिक्शन का पेशेंट आ रहा है, वो उसकी कितनी देर से वो कर रहा है और उसको क्या क्या डायग्नोज हुआ है. फिर हम उसको क्राइटेरिया सेट करते हैं. 3 months, 5 months, 6 months या 1 year की ड्यूरेशन होती है हर उस इंडिविजुअल के लिए. और वो वहाँ पे उन मंथ्स के लिए आप समझें दैट उसको बस वहाँ पे बंद कर दिया जाता है. बंद कर दिया ऐसा जाता है कि उसका एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्शन उस टाइम ख़त्म कर दिया जाता है. और बंद करने से मुराद ये नहीं है कि लाइक उसको बिल्कुल एक जेल टाइप इन्वायरमेंट दिया जाता है, ऐसा नहीं है. उसको वहाँ पे अंदर सारी उनकी नीड्स को केटर किया जाता है, उनके फूड से लेकर, न्यूट्रिशन से लेकर, मेडिकेशन से लेकर, इवन अंदर उनको गेम्स और दूसरे लोगों के साथ मिलाया जाता है ताकि उनको जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्शन टोटली कट ऑफ ना लगे. उसमें कंप्लीट मेडिकेशन होती है और उनकी क्रेविंग्स को उस टाइम बिल्कुल सप्रेस कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन. जब डॉक्टर साहब, एक और चीज आपने देखी होगी, शुरुआत होती है छोटे से नशे से और फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ही नशा बढ़ता जाता है. कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हम भी रहे हैं, मुझे तो ज़िंदगी में एक ही नशा मैंने किया और वो जिम का है, बाकी नशों से बहुत बचा हूँ, कोशिश की है. तो मैंने ये देखा है कि लोग जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ें आजमाते थे और फिर हॉस्टल्स में, जो हॉस्टल की लाइफ है आप लोगों ने भी गुजारी है, तो उसमें नए नए तजुर्बे होते थे. तो इस नए नए तजुर्बों से कैसे बचा जा सकता है? अच्छा, ये वही वाली बात है कि इंसान को अल्लाह ताला ने
اشرف المخلوقات بنایا ہے اور عقل ہر انسان میں ہے اور ہر انڈیویجول اسپیشلی جو ہمارے ینگسٹر ہے مجبور کوئی نہیں کرتا, انسان خود کرتا ہے. آپ کی اپنی ول ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, انسان خود کرتا ہے. وہ نوجوان وہ کوئی بھی ہو, خود آپ اس کی طرف جاتے ہیں. کوئی نہیں آپ کو دنیا کا انسان پکڑ کے آپ کو اس کی طرف لا سکتا. آئی ریممبر اسکول میں ہر طرح کی میری جو ہے گروپنگ رہی ہوئی ہے, لیکن کبھی بھی نہیں. آئی ہیو گاٹ فرینڈس ہو اسٹل اسموک, چرس کرتے ہیں, ویڈ کرتے ہیں, ہیش کرتے ہیں, پلز کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن آئی ریممبر آئی ڈنٹ گو ٹورڈز دس. کیوں؟ کیونکہ صرف یہ والدین ہر کسی کے والدین یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے نشہ نہیں کرنا, آپ نے بری صحبت میں نہیں بیٹھنا, یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اٹس آل اپ ہیئر. آپ کا خود دل کرتا ہے تو آپ اس طرف جاتے ہیں. آپ کو خود ایک فٹ ان ہونے کا ایک ہوتا ہے, اس کے بغیر بھی اف یو ہیو اسکلز, اف یو ہیو اے اسمارٹ مائنڈ, یو کین اسٹل فٹ ان. اور جو اچھا ویسے ڈاکٹر سارا ایک اور چیز, ظاہری بات ہے تھوڑے بہت تجربات اپنے بھی شیئر کر لینے چاہیے. ہماری بھی خواہش تھی کہ بھائی یونیورسٹی جائیں گے تو وہ یہ کش ضرور لگائیں گے. میں اپنی کھل کے بات کر لیتا ہوں, لیکن کچھ ایسی چیزیں میرے سامنے آتی رہی ہیں اور آہستہ آہستہ میں سوچتا رہا کہ یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچوں کی اگر ہم بات کریں, آج کی جنریشن میرے سامنے تو میں نے دیکھی ہے بڑی عجیب قسم کی بچے آج کل ہیں جو ماں باپ کی تو سنتے نہیں ہیں, ان کی سننی پڑتی ہے. کیا ہونا چاہیے جو بچہ ہے, کون کون سی ایسی چیزیں ان کے سامنے لے کے جانی چاہیے کم سے کم وہ آگے بڑھے اور اس چیز سے وہ بچ سکتا ہے؟ اچھا, اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے, انسٹیٹیوٹس کا بہت بڑا رول ہے. ہم ہر چیز میں اسٹرکٹنیس کرتے ہیں. فیس نکلوانی ہو اسٹوڈنٹ سے ہماری بڑی اسٹرکٹنیس ہوتی ہے. میرے خود کے بھی اسکولز ہیں, اس سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہماری اسٹرکٹنیس یونیورسٹیز ہو, کالجز ہوں, سب کی ان چیزوں پہ بہت اسٹرکٹنیس ہوتی ہے. لیکن انوائرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, ٹیچرز اس میں کیا رول پلے کرتے ہیں, یہ ہم نے جتنے کاؤنسلرز بٹھائے ہوتے ہیں, سب کچھ, سب لوگ بہت بڑا اس میں رول پلے کرتے ہیں کہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنے میں. دیکھیں ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, ہم اویئرنیس اسپریڈ کر سکتے ہیں, اگر اس میں سے ہم نے ایک دو لوگوں کو بھی اس طرف سے بچا لیا نا تو آئی تھنک وی ہیو ڈن اے بگ تھنگ. لیکن ہم لوگ یونیورسٹیز, کالجز اسپیشلی اس طرف اویئرنیس نہیں اٹھاتے. ایک اور چیز کہ اگر آپ ایک دو بچوں کو بچا رہے ہیں تو ایک دو بچے نہیں بلکہ ایک دو فیملیز کو سیو کر رہے ہیں. Very true. وہ چیز ٹریول کرتی ہے. Very true. That's really important. Thank you so much for being here. Very well discussed. کوشش ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہی ہے کہ یہ سیلف رسپانسبلٹی کا کام ہے. پیرنٹس کو اپنی رسپانسبلٹی, اسکول کالج یونیورسٹیز کو جو ان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنی رسپانسبلٹی, اور آپ کو اپنی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. ول کے بغیر اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. اگر آپ یہ کام نہیں کرنا چاہتے اور یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے, کوئی بھی کنونس نہیں کر سکتا. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی پبلک کو انکریج کر سکیں, کیونکہ آج کل اگر ہم معاشی صورتحال کی بات کریں, معاشرتی صورتحال کی, اپنے گھر کی, جاب کی, کسی بھی چیز کے بارے میں, ہمیں ینگسٹرز خاص طور پر پتہ نہیں کیوں کہا جاتا ہے کہ موسٹ انہیپی جنریشن ہمیں آج کل نظر آ رہی ہے. اور اس صورتحال میں ایک کوٹ اگر آپ کو کہیں سے بھی سوشل میڈیا پہ نظر آ جائے تو وہ آپ کو انکریج کر دیتا ہے, آپ کو تھوڑا سا حوصلہ دے دیتا ہے. اور یہ ایک ون لائنر جس شخصیت کا خاصہ ہے وہ ہے واصف علی واصف. کیا خوبصورت انہوں نے لکھا. 20ویں صدی کی اگر بات کی جائے تو معروف شاعر رہے, مصنف, کالم نگار, ادیب, کیا کیا انہوں نے لکھا, اور جس خوبصورتی سے لکھا ہرمیت وہ آج بھی یقینی طور پر ہماری نوجوان نسل کے لیے یہ مشعل راہ ہے. بات آپ کی درست ہے سہا. اگر ہم دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں جب ان کی سامنے آتی ہیں, کہیں نہ کہیں آپ جس پریشانی میں ہو, جس مشکل حالات میں آپ گزر رہے ہیں, اور ایک کوٹ جب آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ کا حوصلہ دوبارہ, یعنی آپ دوبارہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور آپ پھر اپنی اس راہ پر چلنے کی جو ہے وہ ٹھان لیتے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں آپ کو لگا کہ میں ناکام ہو چکا ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک طرف آپ اتنے بڑے رائٹر ہوں, آپ اتنے بڑے لکھاری ہوں, آپ شاعری کرتے ہوں, ساری چیزیں, لیکن پھر وہ جملے جو بہت سارے لوگوں کی زندگی بدلیں, تو میرے خیال میں ایسے ہستیاں جو ہیں وہ بہت کم, ہمارے ملکوں کی سرزمین کی بات کیجیے تو بہت کم ایسی ہستیاں ہمیں نصیب ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہرمیت. اور آج کل کے نوجوانوں کو یقین کریں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ اگر کہیں سے وہ بہت پریشان ہیں, بہت تکلیف میں ہیں, چاہے وہ ان کی اپنی پرسنل لائف کو لے کے ہے یا پروفیشنل لائف کو لے کے ہے, تو ان کے کوٹس جو ہیں وہ یقینی طور پر ایک تازہ ہوا کے جھونکے کے طور پر آپ کی زندگی میں امید کی ایک نئی کرن لے کے آتے ہیں. تو آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں, چونکہ آج ان کی برسی جو ہے وہ منائی جا رہی ہے, اور ان کی برسی مناتے ہیں, نہ صرف ان کو یاد کرتے بلکہ ان کی تعلیمات اور جو اگر ہم ادب کی دنیا کی بات کریں جو خدمات ان کی رہی ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اور مل کر آج یہ ہم کام کریں گے. صاحبزادہ کاشف محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ صاحبزادہ واصف علی واصف ہیں. ان کو آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم کاشف صاحب.
جی وعلیکم السلام جی. سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. اور سر آج چونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو میرے گھر میں نے ابا کو ہمیشہ 2 سے 3 ایسی کتابیں جو ہمیشہ میرے سامنے پڑھی رہتی تھی وہ میں نے دیکھی پڑھی بہت چھوٹی عمر سے. اور اگر حمید کی بات کریں، حمید نے بہت تھورلی اسٹڈی کیا ہے، تو کتنی خوبصورتی سے وہ جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دینے کے مترادف ایک چیز ہوتی ہے نا کہ خوش قسمت وہی ہے جو اپنی قسمت سے خوش ہے. دیٹس اٹ، بات ختم. تو کیا کس طرح سے آپ آج ان کو یاد کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اصل میں جس کو کہنا چاہیے مختصر نویسی یا مختصر بات کرنا دنیا کے مشکل ترین مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے. بالکل ٹھیک. لمبی تقریریں سب کرتے ہیں لیکن مختصر اور جامع بات کرنا جو ہے نا یہ بڑا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہوتا ہے لوگوں کے اوپر. ابھی آپ جو پاکستان کے حوالے سے بات کر رہی تھی تو مجھے واٹس ایپ کے 1-2 فکرے یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ غیر یقینی حالات پہ تقریر کرنے والے کتنے یقین سے اپنے پختہ مکان بنا رہے ہیں. تو اور پاکستان کو نا آپ کہا کرتے تھے کہ پاکستان جو ہے یہ اب دین اسلام کا حصہ ہے. ہمارے لیے پاکستان کی خدمت جو ہے اسلام کی خدمت ہے. اور ایک آپ کا جو مشہور فکرہ ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں، یہ تو ایک ایسی پاکستان کے بارے میں موٹیویشن ہے، ایک ایسا فیتھ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جب تک یہ دنیا رہے گی پاکستان بھی انشاءاللہ تعالی ضرور رہے گا. جی یہاں پر بالکل. جی ہاں. اچھا کاش صاحب آپ بالکل سچے ٹھیک کہہ انسان رہے کی ہیں. نشانی. میں ایک بات آپ سے جاننا چاہتی ہوں، سوری فار انٹرپشن، جی لیکن چونکہ ان کی تو کہی ہوئی ہر بات ہی نصیحت ہے، کہی ہوئی ہر بات ہی کوٹ ہے، چاہے وہ پاکستان کو لے کے ہو، ان کی اپنی زندگی، آپ کی زندگی، ایک نوجوان کی زندگی، ایک ازدواجی زندگی، معاشرتی، کسی بھی ایوری واکس آف لائف کی اگر ہم بات کریں تو کس چیز کے بارے میں انہوں نے نہیں لکھا. لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایک نصیحت جو بینگ اے ہیومن بینگ وہ ہمیشہ آپ کو کیا کرتے تھے اور جو ہمیشہ سب انسانوں کو کیا کرتے تھے، وہ ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. پہلی بات تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو بیٹا زندگی سے نا چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی نکال دو. بلکہ کہتے تھے کہ اگر تم 40 دن تک تمہاری زبان سے اگر جھوٹ نہ نکلے، 41ویں دن تم جھوٹ بولو گے وہ بھی سچ ہو جائے گا. تو یہ سچائی کا جو انداز تھا نا آپ کا، یہ کہ کہا کرتے تھے جو نہیں ہے مت بیان کرو، جو ہے اسے کم دکھاؤ. شو لیس دین یو ہیو، اسپیک لیس دین یو نو. یہ ان کا ایک بڑا خوبصورت بات. کاشف صاحب ایک اور چیز جو میرے سامنے آئی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی بھی تصدیق کریں، یعنی چہرہ پڑھنا. بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں جو چہرہ بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے لوگوں سے کمنی، ایسے جو محفلیں ہیں اس سے بھی بڑی دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ہم ان کی جتنے بھی کوٹ نکالے، جتنا ہم نے ان کے بارے میں پڑھا، تو ہمیں یہ لگا ہے کہ بڑے آسانی سے ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ شخص جو ہے، فلاں شخص جو ہے کیا چاہتا ہے. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں. تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بہت سارے شاعر، بہت سارے ادیب جو ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی کم لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں. اور واصف صاحب کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کس طرح، کتنے فرینڈلی تھے، یا وہ اس چیزوں کے حوالے سے بھی بڑا خیال رکھا کرتے تھے. دیکھیں شاعر اور ادیب ہونا ایک شعبہ ہے، لیکن ایک عارف ہونا ایک الگ بات ہے. وہ عارف جب اپنا اظہار کرتا ہے تو وہ اظہار کے لیے کبھی شاعری کو ٹول بناتا ہے، کبھی نثر کو، کبھی گفتگو کو. لیکن مدعا جو ہے اس کا صرف یہی ہوتا ہے کہ ایک سب کا بڑا خوبصورت فارمولہ وہ کہا کرتے تھے کہ عبادت اللہ کی، محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خدمت انسان کی. آپ کہتے تھے کہ جب بھی تم اللہ کو ڈھونڈنے نکلو گے پہنچو گے کسی انسان تک ہی، کیونکہ اللہ والے انسان ہی تو ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی خاص بات تھی کہ انسانوں کی خدمت کے اوپر جو ہے نا آپ کا بڑا زور تھا. اور صرف یہ باتوں کی حد تک نہیں تھا جی، آپ فزیکلی چل کے جاتے تھے، آپ کے پاس لوگ مدد کے لیے آتے تھے، اور یہ کام آپ نے ساری زندگی آخری لمحے تک. اور یہ چہرہ شناسی بھی عارف پر تو کھلی بھی ہوتی ہے جی، لیکن خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ بگڑے ہوئے چہروں کو خوبصورت اور سنوار کے واپس بھیجتا ہے. اور ان کے اندر جو ایک وہ پریشانی اور جو نظر آ رہی ہوتی ہے، تشنگی نظر آتی ہے، وہ پھر صاحب کے پاس جب آتے تھے تو ایک سراب ہو کر ہم جاننا بھی چاہتے ہیں بلکہ سننا بھی چاہتے ہیں. جتنے ناظرین ہیں وہ بھی بلکہ آپ کو زیادہ اس لیے سننا چاہتے ہیں کہ ایک ایسی عظیم ہستی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گھر میں آپ کا جنم ہوا، اور پھر بہت کچھ سیکھنے کو، بہت قربت ہے. ظاہری بات ہے اولاد اور والدین کے درمیان فاصلے اتنا ہوتے نہیں ہیں.
کچھ ایسی چیزیں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں, بہت ساری پریشانیاں, بہت ساری چیزیں, نوجوان جو ہیں خاص کر ان کے حوالے سے کیا ایسے کوٹ تھے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑے ہمارے ساتھ شیئر کریں؟ بس اب ایک بڑی خوبصورت بات آپ کی, آپ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت. اب یہ بہت بڑا ایک ڈائلیما ہے. واقعی ہم لوگ اگر دیکھیں تو پیسے ہم لوگ جائز ناجائز جیسے بھی ہے کمانا چاہ رہے ہیں, لیکن دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا اختتام مدینہ شریف میں ہو. تو ظاہر کا اور باطن کا جو فرق یہاں پر بھائی صاحب نے بیان فرمایا ہے نا, وہ نوجوانوں کو یہ بات بار بار سمجھائی ہے کہ کہیں ماں باپ کو چھوڑ کے کوئی ترقی نہ کر لینا, کہیں پر ماں باپ کو چھوٹا بنا کر کوئی بہت بڑے نہ بن جانا, ان کے سامنے زیادہ انگلش میں بات نہ کرنا, ان کو کہیں سے تحقیر نہ محسوس کرانا. اس کے بیچ میں بڑے راز چھپے ہوئے ہیں. والدین رب کا مظہر ہوتے ہیں, اور والدین کی خدمت پہ آپ نے بے بہا بات کی. اور جیسے جیسے نوجوان بڑے ہوتے گئے, ان کے لیے اسلام کو پریکٹیکل شیپ میں جو لے کے آنے کی آپ نے بات کی ہے, وہ بہت ضروری بات تھی. کہ صرف بیان نہیں, آپ کہا کرتے تھے کہ صرف بزرگوں کی یاد بنانے سے بات نہیں بنتی, ان کے نقش قدم پر چلنے سے بات بنتی ہے. کاش صاحب آپ نے وقت دیا, آپ کا بے حد شکریہ. آپ نے جو باتیں یقینی طور پر جو ایکسپیرینسز آپ نے شیئر کیے, اگر ہم ان کی تمام تر تعلیمات کو جو حرمیت انہوں نے لکھا اس کو اگر ہم اس کے کرکس کے طور پر سامنے لے کے آئے, تو بار بار ایمفسائز کر کے انہوں نے یہی کہا کہ تلخ ہو جاتا ہے ظاہر کا سفر, راہ میں حائل اگر ہو باطن کی سرگوشی. کوشش کریں کہ اپنا ظاہر اور باطن کو بیلنس کریں, اور یہ آپ کے لیے, میرے لیے, حکمرانوں کے لیے, سیاستدانوں کے لیے, ایک عام انسان کے لیے, سب کے لیے, اگر سر اپنا ظاہر اور باطن ایک جیسا کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال سے حالات اور معاشرہ بہتر ہو جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو ہمیشہ ہم یاد کرتے ہیں کہ آج ہم نے کسے یاد کرنا ہے اور آپ کو یاد کروانا ہے, سعادت حسن منٹو. ابھی ہم جب پروگرام کا آغاز کر رہے تھے تو پروگرام کے اس سیگمنٹ سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ہرمیت بہت ساری جگہوں پہ غلط العام ایک نام لیا جاتا ہے, منٹو کہا جاتا ہے. منٹو کو تو چلے ہم اس طرح سے پرناؤنس ہی نہیں کر رہے, وہ تو ایک اور چیز کا نام ہے, لیکن یہ دراصل خود سعادت حسن منٹو نے کہا کہ یہ منٹو ہے. 1 اور 2 سے اگر اس کو کیا جائے تو میرے خیال سے آپ کو اس کو پرناؤنس کرنا تھوڑا آسان ہو جائے گا. تو یہ کریکشن خود بھی کیجیے گا, اور اپنے رائٹ لیفٹ جو لوگ ہیں اگر وہ نام غلط پرناؤنس کرے تو ان کی بھی کریکشن کیجیے گا. لیکن آج اگر ہم ان کے کا ذکر کریں اور تذکرہ چھیڑیں تو اردو افسانہ نگاری کا تذکرہ جو ہے نا وہ ان کے نام کے بغیر بالکل ہی نامکمل ہے. کورے کاغذ کو جب سیاہ کیا اور معاشرتی ایسے موضوعات اٹھائے کہ اگر ننگے الفاظ کہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ کیا خوبصورتی انہوں نے معاشرے کی ہر ایک چیز کو ایسے عکاسی کے ساتھ بیان کر دیا اس کاغذ پہ, اس کورے کاغذ پہ, کہ وہ آج بھی قیمتی خزانے کے طور پر ہماری تاریخ میں, ہماری ادب کی تاریخ میں ایسی جڑ ہے. تو آج ہم ان کی چونکہ بات کر رہے ہیں, ان کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو یاد بھی کریں گے, اور ان کے جانے کے بعد جو ان کے بارے میں لکھا گیا, بہت ساری موویز بنائی گئیں, بہت ساری چیزوں کو پورٹرے کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہرمیت, تو اس کو بھی آج چونکہ ہم اپریشیٹ بھی کریں گے. لیکن اگین بہت ساری چیزیں کنٹروورشل بھی ہو گئی, بہت ساری موویز جب بنی تو اس کو اس طرح سے پذیرائی بہت ملی, لیکن اس کو اس طرح سے شو کیس نہیں کیا گیا کیونکہ ہمیشہ اگر ہم دیکھیں منٹو صاحب کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیز بنی, اور خاص کر شارٹ فلم جتنی بنی تو ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی. اور اگر ہم ان کی لائف کو دیکھیں تو زندگی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ چیزیں لکھتا ہے کہ میرے خیال میں اس وقت اس دور میں اس قسم کی چیزوں کا لکھنا, اور وہ ہمیشہ یہی بولتے تھے کہ سچ بولنے والے جو ہے نا وہ کبھی میٹھی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں. اور ہم نے جب بھی ان کو دیکھا ہے, چاہے وہ گورے کی عدالت میں گئے یا کالے کی عدالت میں گئے, تو اسی طرح ان کا جواب ہوتا تھا, اور ان پر کافی دفعہ جو ہے جرمانے بھی ہوئی, کئی قید بھی ان کو ہوئی, لیکن وہ باز نہیں ہے اور وہ لکھتے رہے معاشرے کی وہ چیزیں جو چھپاتے گئے ہم لوگ, معاشرے کی وہ چیزیں جس پر ہم پردے ڈالتے گئے, وہ دکھاتے رہے کہ دنیا میں ہوتا کیا رہا ہے. اور خاص کر خواتین کے موضوع پر انہوں نے بڑا کھل کے لکھا, اور شاعری کے حوالے سے 2-3 بن ایسی چیزیں بھی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. لیکن ان کی لائف اگر ہم دیکھیں
बड़ी खूबसूरत फिल्म पाकिस्तान में भी उन पर बनी, हिंदुस्तान में भी उन पर बनी। जब भी मैं तो समझता हूँ कि जब भी किसी को मौका मिलता है वो देखना ज़रूर चाहिए। ज़िंदगी में शॉर्ट सी ज़िंदगी, एक थोड़ी सी ज़िंदगी की, उनकी उम्र अगर देखें तो 42 साल की ज़िंदगी जो है उन्होंने यहाँ पे गुजारी दुनिया में, और फिर वो चले गए। लेकिन इतने कम मुद्दत में आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने ढेर लगा दी अफसानों के। और अनारकली को आप देखें, धूल को देखें, जनाजे को देखें, टोबा सिंह को देखें, उल्टी शलवार को देखें, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे सामने आती हैं, तो उसको जब आप पढ़ते हैं तो माशरे के वो चीजें जो हमने छुपाने की कोशिश की वो उन्होंने आया की, बताया दुनिया को ये तुम लोग क्या करें। और अंदर जो चीजें जो आपने पहले की है कि मुआशरे की जो अक्कासी उन्होंने की है ना, वो कोई और उस तरह से नहीं कर सका। हमारे साथ हमारे ये गेस्ट जो हमेशा अदब किताब का जब जिक्र आता है, तज़किरा आता है, तो हमारे साथ ऑन सेट मौजूद होते हैं। अहमद हमाद साहब को हम आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुसन्निफ़ अदीब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। क्या कहेंगे आप, सआदत हसन मंटू को आज हम याद कर रहे हैं? जी, आप दोनों ने बहुत अच्छी बातें की मंटू साहब के बारे में, और मैं इसको अगर इस तरह से देखूं कि मंटू साहब की ज़िंदगी के दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जो हिंदुस्तान में गुजरा तकसीम से पहले, और एक हिंदुस्तान की तकसीम के बाद जब पाकिस्तान बन गया वो गुजरा। और मैं जब उनको बड़े गौर से पढ़ता हूँ उनके अफसानों को, तो मेरे ऊपर ये उकदा खुलता है कि जो तकसीम के बाद के जो अफसाने हैं जो पाकिस्तान में आके लिखे, उन्होंने कराची में या लाहौर में आके लिखे, वो कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के, मतलब आगे निकल गए उन अफसानों की निस्बत जो उन्होंने उससे पहले लिखे हुए थे। उसकी वजह अगर मैं तज्जिया कर पाऊँ तो ये है कि तब तक तकसीम का अलमिया जो था वो उस तरह से सामने नहीं आया था, डेवलप हो रहा था, और मंटू साहब उसके स्नैपशॉट्स खींच के हमारे सामने अफसानों की सूरत में रख रहे थे। लेकिन जब ये हो गया फसादात का अलमिया, दरअसल तकसीम तो एक अच्छा है, एक स्ट्रगल हुई, आज़ादी मुसलमानों को मिली, लेकिन फसादात जो थे वो उसका एक ट्रेजिक पहलू था। उस ट्रेजिक पहलू से जिस तरह उन्होंने पर्दा कुशाई की है, और जिस तरह से वो हमें तस्वीरें दिखाई हैं कि इंसान के अंदर का जो वहशी है उसको खोल के रख दिया है हमारे सामने, वो बड़ा शानदार काम है। और उसी वजह से ये अफसाने उनके कामयाब हुए। उसकी वजह, उसका शायद ये सबब ये है कि फ़र्द का जो एक वहशीपन था वो फसादात से पहले का दिखाते थे, या फ़र्द की जो गलाजत थी। लेकिन जब ये वाला फसादात वाला वाक़या हो गया तो उसमें एक मुआशरे की अक्कासी हुई एक फ़र्द के ज़रिए से। कैनवस अलमिया का, ट्रेजडी का वसी हो गया मंटू साहब की तहरीरों में, जिसकी वजह से आज भी वो बड़ा रेलिवेंट है। और जहाँ कहीं भी, इवन मुझे कभी कभार सोहा याद आता है, बल्कि हरमीत साहब उस तरफ हैं तो उनको मैं मुखातिब ज़्यादा इसमें करना पसंद करूँगा। ओजड़ी कैंप का हादसा हुआ फैज़ाबाद में, तो वहाँ पे एक भगदड़ मच गई और मौत का नाच था पिंडी में। तो उस वक़्त भी बहुत सारे ऐसे किस्से हमें सुनाई दिए कि एक बंदा है वो औरतों के कान और नाक ये काट के और कलाइयाँ काट के अपने ब्रीफ केस में भर रहा है, क्योंकि वो उसमें सोने की चीज़ें पहनी हुई हैं। मौत के ऐसे वहशत अंगेज़ नाच के अंदर भी अपना आप जो है उसका अंदर का जो जानवर है वो न सिर्फ ये कि खौफज़दा नहीं हो बल्कि खुल के सामने आ गया उसको जंगल समझ के। तो ये स्नैपशॉट्स होते हैं जो एक बड़ा अदीब, बड़ा फनकार, बड़ा शायर जो होता है उसके वो लेता है, मोमेंट्स को एक तस्वीर में ढालता है अल्फाज की सूरत में और हमारे सामने रख देता है। जी अगर हम देखें, आपको याद होगा सर, वैसे तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आपसे सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। मंटू की जो लाइफ है, जो आपने पार्टीशन की बात की, पार्टीशन होती है, आते हैं वो यहाँ पे, तो बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से वो उन सारी चीज़ों को याद करते जो उन्होंने उस भारत में गुजारी, उस पार बॉर्डर के उस पार गुजारी। उसके बाद आप जो फरमा रहे हैं कि बहुत सारी तकलीफ, कहीं ना कहीं लिखा तो उन्होंने जबरदस्त लिखा और वो हिट भी हुआ, लेकिन अंदर की तकलीफ जो थी वो कम होने के बजाय ज्यादा हुई। अच्छा, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। असल में जो मतलब बतौर एक राइटर मैं भी इस कर्ब से गुजरता हूँ कि जब हम अपना अबलाग कर देते हैं, जो सोचते हैं वो लिख के कारी तक पहुंचा देते हैं और कारी उसको समझ भी रहा है और कारी हमारा हम नवा भी हो गया है, लेकिन मुआशरा जब हमारे दरमियान का जो एक कम्युनिकेशन चैनल है उसको ब्रेक कर दे, वो हम पे पाबंदी लगाए कि तुम नहीं कह सकते, जो तुम देख रहे हो वो तुम बता नहीं सकते, ना लिख सकते हो ना बोल सकते हो, तो ये जो सप्रेशन है ये बाज़ औक़ात दीवानगी की तरफ ले जाती है। फिर हम सहारा ढूंढते हैं कि हम फिर किस तरह से इजहार करें, क्योंकि इजहार की जो कुव्वत है, जो तख्लीकी कुव्वत है, वो अनवर सदीद साहब के बकौल वो एक ऐसा बदमस्त सांड है कि जिसको कुछ समझ नहीं आता कि वो किस खेत में घुस जाए और कहाँ जाके क्या
अपना रंग दिखाए, तख्लीक की अच्छा, कुव्वत एक और ऐसी चीज है। आपने देखी हो कि जितने भी शायर अदीब गुजरे हैं, बहुतों की जिंदगी बड़ी मुख्तलिफ गुजरी है। अगर हम जॉन एलिया की तरफ आते हैं और देखते हैं तो बेगम जैसे डाइवोर्स होता है, फिर वो जिस तरीके से उनकी जो लाइफ है मुख्तलिफ होती है, जिंदगी काफी। मंटू की लाइफ भी अगर हम देखें काफी मुख्तलिफ थी, चाहे वो स्मोकिंग हो, ड्रिंक हो, बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन हमने देखा कि फैमिली उनकी जो बेगम थी, बड़ा जबरदस्त किस्म को उन्होंने साथ दिया उनका। आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसी चीजें जो अदालतों में जब उन्होंने सामना किया, हम चाहते हैं कि वो भी शेयर करें कि जज साहबान के सामने वो डटे रहे, चाहे वो बहुत सारे ऐसे नावल जिस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। जी हाँ, देखिए वजह यह है कि उनके साथ उनके जो हमनवा थे वो बड़े लोग थे। फैज़ साहब थे, वो कहते थे, वो डट के सामने आए, कहते हैं कि जो लिख रहा है मेरे ख्याल में ये दुरुस्त लिख रहा है। और ज़ाहिर है अदालत को गवाही चाहिए होती है पूछने के लिए किसी दूसरे बंदे से कि बताएं तो सही कि ये जो हमारे सामने मुकदमा पेश हुआ है इसमें आपकी क्या राय है। तो उनके पीछे बड़े लोग थे, और वो जैसे आपने शुरू में कहा कि हिंदुस्तान में जब वो थे तो उनके साथ बहुत सारे लोगों की मुलाकात वहाँ पर रही। वो जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो पाकिस्तान में उन दोस्तों को याद करते रहे, लेकिन उनको यहाँ पे पाक टी हाउस जैसा एक बड़ा शानदार प्लेटफॉर्म मिल गया और यहाँ पे उन्होंने खुल के बोला। ये वो वक्त था जिस के बारे में कहा जाता है कि शदीद तरीन आमरीत के बावजूद हर शख्स जो चाहता था वो बोल सकता था। ऐसी सूरत हाल थी टी हाउस में, यानी जो हल्का बाब ज़ौक़ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मंटू साहब ने भी जो सोचा वहाँ पे लिखा, लेकिन जब ये छप के बाहर जाता था तब ये प्रॉब्लम होता था। तो सफ़िया आपा ने बिल्कुल उनको पूरी तरह सपोर्ट किया, और वो कहते हैं कि एक मर्द के पीछे, कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और एक नाकाम मर्द के पीछे बहुत सी औरतों का हाथ होता है। तो इनके पीछे सफ़िया आपा का इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा हाथ था। उनको पता था सफ़िया को कि मंटू साहब कितनी बड़ी क्रिएटिव बीइंग हैं। ये बड़ी शानदार बात है। हरमीत में चलते चलते एक और बात आपको अर्ज करता चलूं कि सफ़िया के अलावा जो मंटू साहब की ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा फैसला कुन जो शख्सियत जिसने फैसला कुन किरदार अदा किया वो बारी अलीग थे। उन्होंने ये जब इसके अंदर देखा, मंटू साहब के अंदर देखा कि ये बड़ा बासलाहियत आदमी है, नौजवान है, उस वक्त 20s में थे वो, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये चाहिए कि तुम फ्रांसीसी और रूसी अदब पढ़ो। तो फ्रांसीसी और रूसी अदब पढ़ के वो जो सोना था, मंटू पहले ही सोना था, वो कुंदन बन गया। उन्होंने मोपसा को पढ़ा, उन्होंने गोरकी को, चेखोव को, ऑस्कर वाइल्ड को, और यू नेम इट, विक्टर ह्यूगो को, और इनमें से बहुत सारे लोगों के उन्होंने तर्जमे भी किए। ये तर्जमा करने के वजह से उनका और वसील मुताला हो गया ना, यूरोप पूरा उनके सामने आगे खड़ा हो गया। तो वहाँ पे रवायत थी, और उर्दू अफसाने की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी तब। 1905-1907 में कहीं पाकिस्तान का उर्दू दुनिया में पहला अफसाना लिखा गया, और 42 साल के बाद पाकिस्तान बन गया तो दोनों जगहों पे लिखा जाने लगा। तो ये था कि उन्होंने जो सीखा है वो टेक्निक उनको बड़ा शानदार जो है ना, वो जो कुंदन बन गया उसने फिर सारी दुनिया को मुतासर किया। उनकी जो एक टेक्निक, अगर मुझे इजाज़त दें आप, आखिरी बात इस ज़िम्न में, कि उनकी जो टेक्निक थी पंच लाइन की, उसने मंटू को मंटू बनाया। बंदा पढ़ता चला जाता है, अचानक एक घूंसा आता है और वो दिल पे पड़ता है, और बंदा अफसाना बंद करता है, सोचता है कि ये क्या था। और अफसाना कहते हैं इनके बारे में खास तौर पे कहते हैं कि इनका अफसाना शुरू तब होता है जब आप किताब बंद कर देते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी वेल डिस्क्राइब्ड। लेकिन एम साहब, मैं चाहती हूँ इस चीज़ को भी आप एड्रेस करें कि जो भी उन्होंने लिखा और जो ख़जाना वो हमारे लिए छोड़ कर चले गए, उस दौर में तो एक कागज़ पे लिख लेना और उसको कीमती ख़जाने के तौर पर महफूज कर लेना एक आर्ट था जो कि हम करते रहे, और वो आज भी हमारे पास है। लेकिन आज की डिजिटल एरा में आपको पता है, अगर हम भारत की बात करें, हम पाकिस्तान की बात करें, बहुत सारी मूवीज़ ऐसी बनी कि ना सिर्फ उनकी सोच को बल्कि मुआशरे की वो अक्कासी, वो रुख और मुआशरे की वो तलख हकीकतें, वो सच, वो काले सच दिखाने की कोशिश भी की है। लेकिन हमने हमेशा इस चीज़ को कॉन्ट्रोवर्शियली देखा है। तो आप क्या समझते हैं कि डिजिटल एरा में कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका लिखा हुआ नौजवानों के सामने लेके आया जाए, क्योंकि आजकल वो चीज़ें हमें प्रैक्टिकल में नज़र आती है जो कि सिर्फ वो लिखा करते थे। जी हाँ, आपने बजा फरमाया। असल में लिखारी तो वो है जो आफाकी हक़ाइक़ बयान करता है, वो आज का ज़माना हो या 1000 साल पुराना। 1000 साल पहले भी औरत मुआशरे में इसी तरह पिस रही थी हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में। आप देखें ना, इन पर D.H. लॉरेंस के भी बड़े असरात हैं, इन पर मोपसा के बड़े असरात हैं। तो बहरहाल आपने बजा फरमाया कि डिजिटल इरा है, और इसमें लोग पढ़ने की से ज़्यादा, किताब पढ़ने से ज़्यादा देखने पर यकीन रखते हैं। तो एक पहली बात तो ये है कि मंटू साहब खुश नसीब हैं कि इनका तकरीबन सारे का सारा काम जो अफसाने की हद तक है उसको ऑडियो की सूरत में सेव करके यूट्यूब पे चढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे बड़े लोग, जैसे हरमीत बता रहे थे कि नंदिता दास ने उधर, और यहाँ पे सरमद खुसर साहब ने, जो हमारे उस्ताद हैं सरमद खुसर साहब,
उन्होंने इनकी बाकायदा फिल्म बनाई, और पाकिस्तान में जो सरमद साहब ने फिल्म बनाई उसको लिखा शाहिद महमूद नदीम ने। अच्छा, शाहिद महमूद नदीम साहब एक सीरियल कर रहे थे और उन सीरियल के एपिसोड्स को मिला के सिनेमा के प्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने इसको ढाल दिया सरमद खुसर साहब ने। मुझे उस फिल्म पे ज़रा सा ये होता है कि ये सिनेमैटिक नहीं है, ये फिल्म है लेकिन सिनेमैटिक नहीं है। अलबत्ता नंदिता दास ने जब ये प्लान किया कि इसको बनाया जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, तो उसने इसको इसमें सिनेमैटिक अपील रखी। ताहम एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि सरमद खुसर का एक बहुत बड़ा कमाल था, और वो जो डिजिटल जिस तरफ आप इशारा फरमा रही है कि डिजिटल एरा है, कमाल ये था कि उन्होंने जो अफसाना 32 मिनट 35 मिनट 25 मिनट की रीडिंग टाइम लेता है उसको उन्होंने 3 मिनट में विजुअलाइजेशन के जरिए से स्क्रीन पे पेश कर दिया। मतलब ठंडा गोश्त इस कदर शानदार, उसकी यासरा रिजवी को उसने लिया हुआ है, और क्या शानदार वो उसकी। दरअसल यही तो यकीनी तौर पर एक आर्ट है कि आप समंदर को कूजे में बंद कर दे। जैसे आप वन लाइनर पंच की बात कर रहे थे, तो ये जो डिजिटल एरा में एक रील और क्लिप की सूरत में आप एक कहानी को देख लेते हो, दरअसल यही एक खासा है आज के दौर का। और अगर हम ये करेंगे तो मेरे ख्याल से यही सआदत हसन मंटू की तालीमात और उन्होंने जो लिखा वो आगे से आगे जनरेशन तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और अगर इस सारी डिस्कशन को जो हमने की, हक और सच बात कहने का हौसला हिम्मत अगर आप में आ जाए तो आप इस बात का यकीन कर लें कि एट द एंड ऑफ द डे जो जीत है वो सच की होती है, बशर्ते कि आप उसमें कायम व दायम रहे। अब लेंगे आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।